सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 203 जो है वो बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी और हर अदर क्लासेस ऑफ द कंपनीज़ जो कि पब्लिक कंपनीज़ है जिनका 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का पेड अप कैपिटल हो जाता है, उनको कुछ KMPs अपॉइंट करने हैं। KMP की डेफिनेशन वहाँ अलग ही स्पेसिफिक बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, मतलब सभी लोग आते हैं वहाँ पे, बट यहाँ हम सिर्फ 3 लोगों की उनमें से बात करेंगे, जो कि है MD, WTD और मैनेजर, ठीक है। तो सेक्शन 196 इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, इनके टर्म के बारे में बात करता है, इनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। रूल 3 एंड 4 हम पढ़ेंगे ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स, ओके। एंड पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 हम पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली क्वालिफिकेशन बताई गई है। देखो, इन ब्रीफ में अगर आप लोगों को बताऊं तो प्रोसेस क्या रहेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और शेड्यूल 5 की कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा इनके अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। बट अगर शेड्यूल 5 के कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं होता तो दूसरा रास्ता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आप अप्रूवल लेके भी उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब सब सेक्शन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 196 का ये बोलता है कि कंपनी MD और मैनेजर को सेम टाइम में अपॉइंट नहीं कर सकती है। सिंपल रीज़न यही है कि जो दोनों की पोस्ट की जो पावर है वो लगभग सेम है, तो सेम पावर वाले एक बार में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, नहीं तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, इनके टर्म के बारे में बात करता है, तो कोई भी कंपनी एक बार में अपॉइंट या फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकती MD, WTD और मैनेजर का एक टर्म 5 साल से ज़्यादा के लिए, आई मीन टू से 5 साल से ज़्यादा के लिए एक बार में कंपनी इनको अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं कर सकती है। इनका रीअपॉइंटमेंट भी अगर कंपनी को करना है तो जब उनके एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 4 साल बीत जाएगा तो चौथे साल से ही कंपनी उनका रीअपॉइंटमेंट कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि गौतम अपॉइंट हुआ है कंपनी में एज अ MD 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो कंपनी 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, तो कंपनी इसको रीअपॉइंटमेंट अगर करना चाहती है तो रीअपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 2021 को ही कर सकती है, ठीक है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन सबसेक्शन 3 बात करता है, मिनिमम एज इसकी होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 70 साल हो सकती है। बट ऐसा नहीं कि 70 साल के बाद अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकता है, 70 साल के बाद हो सकता है SR पास करोगे तो। बट कंपनी में अगर SR पास नहीं होता है, वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड्स द वोट कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब OR पास हो जाता है, तो फिर भी इसको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, बट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि OR पास हो चुका है उसके अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, तो अब आपका अप्रूवल दे दीजिए फॉर अपॉइंटमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड होती है तो इस पर्सन का अप्रूवल दे सकती है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया जाएगा वो MR2 में दिया जाएगा। वो पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी इंसॉल्वेंसी चल रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एनी टाइम एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, ना ही तो वो कभी भी इंसॉल्वेंट घोषित होना चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में। थर्ड इज़, उसने कभी भी सस्पेंशन नहीं करना चाहिए पेमेंट का, या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्रेडिटर का। सस्पेंशन का मतलब या तो मना ही कर दे रहा है, डिनाई कर दे रहा है कि मैं नहीं करूँगा, और कॉम्पोजिशन मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। पैसे अगर 100 रुपये देने थे, आई एम जस्ट सेइंग 100 रुपये अगर देने थे, तो अगर वो सिर्फ बोलता है 50 रुपये में ही अपना सेटलमेंट कर लो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं किया चाहिए कि जिससे कोर्ट के द्वारा उसको पनिशमेंट मिले 6 महीने से ज़्यादा की, ठीक है, ऐसा भी कोई उसका ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो 4 हम लोगों ने उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ ली है। पहला एज, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए या एडजस्ट नहीं होना चाहिए एज इंसॉल्वेंट, क्रेडिटर्स के साथ उसने सस्पेंशन या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होना चाहिए, या फिर कोर्ट के द्वारा उसको कभी भी कोई ऑफेंस के लिए 6 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट नहीं होनी चाहिए। अब सबसेक्शन जो 4 है वो बात करता है, जो प्रोसेस हमने पहले ब्रीफ में पढ़ा वही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5। 197 जो है वो रेम्युनेशन के रिस्पेक्ट में बात करता है, तो रेम्युनेशन भी ऐसा नहीं है कितनी भी दे दोगे, इसीलिए 197 का भी आपको ध्यान में रखना है और शेड्यूल 5 का भी आपको ध्यान में रखना है। WTD, MD और मैनेजर अपॉइंट होगा बाय पासिंग, और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी और रेम्युनेशन जो पेबल रहेगा, ये सभी चीज़ें अप्रूव की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मीटिंग में पहले, फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा जनरल मीटिंग में, और फिर शेड्यूल 5 का अगर आप कंप्लायंस कर रहे हो तो ठीक है, वरना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि अगर बोर्ड मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, बट अभी जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट के बारे में बात रखी गई और उसका अपॉइंटमेंट अप्रूव नहीं हुआ शेयर होल्डर के द्वारा, तो इस बीच में उसने जो काम किया उसको क्या वैलिड माना जाएगा? तो यस, उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है, उसने काम किया है और उसको वैलिड माना जाएगा, भले ही
उसका शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं किया गया। अब जो भी नोटिस जाएगी बोर्ड मीटिंग के लिए और शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए, उसमें क्लियरली स्पेसिफिक जो है बताया जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके अपॉइंटमेंट की, क्या रेम्यूनरेशन उसको दिया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट कोई है कोई डायरेक्टर का उसके अपॉइंटमेंट में तो उसको भी बताया जाएगा। जब ये सभी कंडीशंस कंप्लायंस हो जाएगी, उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा कंपनी में, तो कंपनी को ROC को बताना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर MR1 विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और ये जो दिया हुआ है बात, ये दिया हुआ है रूल 3 में। ठीक है, रूल 3 अपन लोगों ने स्पेसिफिकेशन पढ़ा था, उस रूल 3 में दिया हुआ है फॉर्म के बारे में, एंड डेट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। ये जो सब सेक्शन है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये था सेक्शन 196 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 5 में जो है पार्ट 1 में बताया गया है कि जो पर्सन अगर कोई बनना चाहता है WTD MD या मैनेजर, तो उसको इन चीज़ों का भी कंप्लायंस करना है, इन कंडीशंस का। बट अगर ये कंडीशंस कंप्लायंस नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप अप्रूवल ले सकते हैं, फिर अपॉइंट हो सकते हैं। पहला ये है कि उसको इम्प्रिजमेंट नहीं होना चाहिए एक भी दिन के लिए फॉर एनी पीरियड, या उसको फाइन नहीं लगना चाहिए इन एक्ट के तहत, अंडर दिस एक्ट, एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ना ही तो इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, ना ही उसको फ़ाइन लगना चाहिए उसके ऊपर 1000 रुपये से ज़्यादा अंडर ऑल दिस एक्ट। ठीक है, तो ये सारे एक्ट दिए हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा। बेसिक में अगर मैं बोलूँ तो सब आप जो जो पढ़ते हैं, जिसको आपका नॉलेज है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स के यहाँ GST, सेंट्रल एक्साइज कस्टम एक्ट। ठीक है, ये आपके टैक्स के सारे सब्जेक्ट हो गए। कंपनीज एक्ट आप पढ़ते ही हैं, सेबी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक साथ हो जाएगा। IBC आप पढ़ते हैं, वेल्थ एक्ट आप इनकम टैक्स एक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। फेमा हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्पिटिशन एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो बेसिकली ये सारे एक्ट दिए हैं, इनके तहत आपको एक भी दिन की भी इम्प्रिजमेंट नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको 1000 से ज़्यादा फाइन भी नहीं लगना चाहिए इन एक्ट के तहत। दूसरा ये है दैट पर्सन शुड नॉट बी डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। तो उस पर्सन को डिटेन भी नहीं किया होना चाहिए इस एक्ट के तहत एक भी दिन के लिए। ओके, बट देखिए लॉ में फिर एक चीज़ और क्लैरिफाई किया गया कि अगर आप इन एक्ट के तहत अगर आप जो है कन्विक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर इस एक्ट के तहत आपको डिटेन कर लिया जाता है और वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन फिर अप्रूवल ले चुका है फॉर अपॉइंटमेंट एज MD WTD और मैनेजर इन एनी अदर कंपनी, तो फिर वो हो सकता है, फिर उस केस में चूंकि अप्रूवल ऑलरेडी लिया जा चुका है तो फिर वापस से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट कंडीशन यही रहेगी कि आप एक बार अप्रूवल जब ले चुके हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर बाद में आपका कोई डिटेंशन, कोई कन्वेंशन नहीं होना चाहिए, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने के बाद में। ठीक है, मतलब कंपनी अगर अपॉइंटमेंट करना चाहती है कोई ऐसे पर्सन को जो इस एक्ट या फिर डिटेन पाया जाता है कोई ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है, तो ऑलरेडी अगर उस पर्सन ने अप्रूवल ले चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो फिर से कंपनी को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, फिर एज का क्राइटेरिया आ जाता है, मिनिमम 21 ईयर्स का वो होगा, मैक्सिमम 70 ईयर्स का। 70 ईयर्स के अबव है, SR पास करके करा जा सकता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। और अगर कोई पर्सन मैनेजर पर्सन है एक से ज़्यादा कंपनी में और वो रेम्यूनेशन ले रहा है दोनों कंपनी से, तो उसको जो है सीलिंग लिमिट के अंदर ही उस रेम्यूनेशन को लेना है, सब्जेक्ट जो कि प्रोवाइड किया हुआ है शेड्यूल 5 में। अब है वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, रेसिडेंट होना चाहिए। यहाँ इस सेक्शन के हिसाब से रेसिडेंट का मतलब होगा जो पर्सन स्टे किया इंडिया में फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लगातार वो 12 महीने से इंडिया में रह रहा है, एंड उसने स्टे किया इंडिया में फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया। बट अगर आपकी कंपनी SEZ में जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, फिर उस केस में ये रेसिडेंट वाली कंडीशन नहीं देखी जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट।